नमस्कार। 4 PM में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे एक फेज का इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपने अनुमान लगाए। सेकंड फेज का इलेक्शन आज हुआ, उसमें लोगों ने अनुमान लगाए और अलग अलग की चर्चाएं, अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में और यूट्यूब चैनल्स में। और लोगों के सैंपल्स अलग हैं, लोगों के काम करने के तरीके अलग हैं। लोग फील्ड में जाते हैं, रेस्पोंडेंट से बात करते हैं, अपनी जो उनके अनुमान होते हैं वो चर्चा करते हैं। मेरा जरा अनुमान लगाने का तरीका असल में डिफरेंट है और मेरा जो सैंपल है नॉर्मली वो युवाओं का सैंपल है, वो छात्रों का सैंपल है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, ये एक तो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं और ये बड़ी जल्दी खुश होते हैं और बड़ी जल्दी नाराज होते हैं। ये युवाओं की प्रवृत्ति है। तो जो वो डिफरेंस में अंतर डालता है वो युवा वोटर डालता है बहुत ज्यादा। जो ज्यादा उम्र दराज वोटर है उसकी अपनी एक बन जाती है, एक नीति बन जाती है, एक सोचने का तरीका बन जाता है और बहुत आसानी से उसको बदलता नहीं है। वो माने रेजिस्टेंस ऑफ चेंज होता है एक उम्र दराज आदमी में, और युवा जो है वो जल्दी से मत बनाता है और उसको बदल लेता है क्योंकि वो भावुक होता है, वो मुद्दों पे पलटता है। जैसे जयप्रकाश नारायण ने 1977 के चुनाव के पहले कहा था, जब आंदोलन चालू हुआ जेपी का, तो जेपी ने कहा था कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में 3 तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जो गाड़ी चलती है, घोड़ा गाड़ी चलती है, वो है। तो एक घोड़ा होता है, एक घोड़ा हाँकने वाला होता है और एक उसके हाथ का चाबुक होता है। तो जयप्रकाश ने जो आंदोलन चलाया था 1977 का, उसको युवाओं का आंदोलन कहा था और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र रूपी घोड़े को सही दिशा में चलाने का उत्तरदायित्व चाबुक का है और ये चाबुक युवा है। तो इसलिए मेरा जो सर्वे होता है, जो मैं जो सैंपल लेता हूं और जो बातें करता हूं, वो युवाओं से करता हूं और हर क्षेत्र के युवाओं से करता हूं, हर आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों से सर्वे करता हूं और मेरा सैंपल इस प्रकार का होता है। तो जो मेरा निष्कर्ष है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं और बाकी जो होगा वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है होने वाला है वो ये है। मैं जब 2014 में, खैर 2014 में तो बात करने की स्थिति नहीं थी, मैं उस समय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। मैं जब भी युवाओं से बात करता था तो युवाओं के अंदर एक चेंज का बहुत बड़ा परिवर्तन का मूड था और इतना बड़ा मूड था कि उसमें प्रश्न पूछना और सैंपल सर्वे करना तो बिल्कुल निरर्थक था। हर आदमी अन्ना हजारे से प्रभावित था, उनके भूख हड़ताल से प्रभावित था, रामदेव जी का सितारा बुलंदी पे था और लोगों को यह समझ रहा था कि कांग्रेस का शासन जो 10 साल का है वो भ्रष्ट शासन है और इसके अंदर 2G 3G कोल जी और पता नहीं जीजा जी, पता नहीं क्या क्या नारे लगे थे और जनता उससे प्रभावित थी और युवा सबसे ज्यादा प्रभावित थे। 2019 के चुनाव में लोगों में वो स्थिति नहीं थी जो 2014 में थी, लेकिन पुलवामा में, जैसे आपको पता है, उसके बाद एक राष्ट्रीयता का मामला, एक नेशनलिज्म का मुद्दा उठा था और ये ऐसी पिक्चर पेश कर दी गई थी कि जो लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान पीओके के अंदर आक्रमण हुआ कि नहीं हुआ, वो देशद्रोही हैं और सेना से जवाब मांग रहे हैं। तो बिल्कुल भावनात्मक मुद्दा था। जनता जो थी वो एक भावनात्मक आवेश में थी और ये किसी ने नहीं पूछा कि जो पुलवामा के अंदर RDX आया था तो कैसे आया, कौन लाया, किस तरह से आप आया, कैसे हमारे जवानों की शहादत हुई। कई मैं उसमें गया था टीवी के प्रोग्राम्स में, तो मैंने जाके देखा कि वहां बिलखती हुई बेटियां, जो जवानों की बिलखती हुई बेटियां थी, अपने दुख प्रकट कर रही थी, बता रही थी कि किस प्रकार से जब वो उनके पिता की शहादत हुई, बल्कि वो आगरा की लड़की थी और उसने बताया कि वहां जब उसके पिता की शहादत हुई तो माता ने कहा कि मैं अपने पति का चेहरा देखना चाहती हूं। तो जो सैनिक आए थे उसके साथ, उसके शव के साथ, उन्होंने कहा चेहरा है ही नहीं, देखोगी कैसे, इतनी बुरी तरह से उनके चेहरे उगड़े हुए थे। तो वो बेटी रोती हुई बोलने लगी, किसी एयरलाइन में
काम करती थी, उसने कहा कि जब 2-3 दिन तक तो हम लोग जब डीएम कमिश्नर क्या जाते थे, कमिश्नर क्या जाते थे, तो वो हमसे बात करते थे, प्यार से बिठाते थे और सांत्वना देते थे। 15-20 दिन के बाद स्थिति ये हो गई कि डीएम कमिश्नर ने भी मिलना छोड़ दिया और किसी ने पूछना छोड़ दिया। तो जब शहादत होती है किसी सैनिक की, तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, मैं वो परिदर्शित आपको कर रहा था। खैर, ये 2019 की बात हुई। 2024 में जो मुझे लग रहा है, जो फीडबैक मिला है और जो मैंने सैंपल सर्वे किया है, कि जिस प्रकार से उस समय 100 में से 5 लोग 2014 में कहते थे कि वो अपोजिशन के साथ खड़े, और इनकी संख्या 15-20 थी पुलवामा के पहले, और पुलवामा के बाद इनकी संख्या फिर घट के 7-8 तक पहुंच गई थी। आज के तारीख में जब मैं युवाओं से बात करता हूं, दक्षिण के युवाओं से बात करता हूं, तो ये लगता है कि दक्षिण के युवा जो हैं, उनकी सोचने का तरीका उत्तर भारत के युवाओं से बिल्कुल डिफरेंट है। उनमें जो 4-5 लोग मिला करते थे, 8-10 लोग मिला करते थे, वो साउथी के मिला करते थे बच्चे, और आज के तारीख में उनकी संख्या 70% हो गई है साउथ के बच्चों की, और नॉर्थ के बच्चों की संख्या बिल्कुल 50-50 हो गई। माने 50% लोग ऐसे हैं जो कि मोदी जी के अभी भी प्रशंसक हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के विरोधी हैं। ये 2024 की स्थिति है। अगर उसके सैंपल को और नजदीक से देखा जाए, तो दिखता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों का फर्स्ट फेज में इतना ज्यादा मूड मोदी जी के खिलाफ नहीं था। कुछ लोग थोड़ी सहानुभूति भी थी, कुछ विकास की बात करते थे, कुछ अपने हिंदू मित्रों से प्रभावित थे तो इसलिए भी वो बात करते थे, लेकिन उनके अंदर भी 5-10% ऐसे लोग थे जो मोदी जी के समर्थन में बात करते थे। लेकिन जब से राजस्थान के अंदर माननीय मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि उनको और घुसपैठियों को पैसा दे दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से जो 5-10% का वोट बैंक अब बिल्कुल माइनॉरिटीज के अंदर बीजेपी का था, वो भी शायद खत्म हो गया है। हिंदुओं के अंदर भी जिस प्रकार की स्थिति युवाओं के अंदर बनी है, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा परेशान होता है जब उसको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि युवा जो है सोचता है कि जब माँ बाप पढ़ाते हैं, उसे अपने पैसे भेजते हैं, गांव से किसी प्रकार से पेट काट के भेजते हैं, तो उनका भी उत्तरदायित्व है कि अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन जब उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा अवसाद में हो जाता है, और वो अवसाद में जाता है तो उसके माता पिता अवसाद में जाते हैं। तो महंगाई को और बेरोजगारी को सबसे ज्यादा अगर कोई झेलता है, तो ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन और ये जो युवा वर्ग है, ये झेलता है। और युवा वर्ग क्योंकि एक बहुत बड़ा जो नॉलेज का डिस्पर्सल करता है और एक प्रकार का ओपिनियन मेकर होता है, क्योंकि युवा है, शक्ति है, ऊर्जा है, तो वो जाके 10 जगह बात करता है। तो आज के तारीख में मुझे लग रहा है कि जो मुस्लिम युवा है, जो सिख युवा है, वो तो एक तरफा इंडिया अलायंस के साथ चला गया है। जो दलित युवा है जिससे मैंने बात की, तो उनके सैंपल के अंदर पहले करीब 60% लोग बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे। आज के तारीख में उनकी संख्या घट के 30% हो गई। माने दलितों के अंदर, क्योंकि जो ये संविधान को बदलने की बात हुई, जो लल्लू सिंह ने कही, जो अरुण गोविल साहब ने कही, जो हेगड़े साहब ने कही, और बहुत सारे लोगों ने कही, तो इसका मतलब यह है कि कहीं प्रेरणा तो उनको मिली होगी, कहीं से आदेश मिला होगा कि संविधान बदल देंगे जिससे सवर्ण वोटर उनके साथ आ जाएं। तो सवर्ण वोटर कितने आए या नहीं आए ये तो नहीं पता चला, लेकिन दलित वोटर उनसे छिटक गए। अच्छा, दूसरा एक और चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो दलित वोटर होता है और जो मुसलमान वोटर होता है, क्योंकि नॉर्मली ये सोशियो इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन में कम आमदनी वाला होता है, इसलिए कड़ी धूप से, आंधी से, हर तरह की परेशानी से जूझने की क्षमता इनकी मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग से ज्यादा होती है। तो इनका वोटिंग परसेंटेज जाने होने का मतलब यह है कि जो टोटल पोल होने वाला है उसमें अगर 60% पोल होता है और 50% पॉपुलेशन इनकी है और 50% पॉपुलेशन सवर्णों की और बाकी लोगों की है, ओबीसी की है, तो 50% में अगर 40% वोटिंग होती है और 50% में 80% वोटिंग होती है, तो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट बदल जाता है। इसके बाद जो बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया कि हिंदुओं के अंदर भी उन्होंने आपसी मतभेद को उभार दिया। इसके अलावा जो किसानों का आंदोलन हुआ, अग्निवीर का आंदोलन हुआ, क्योंकि ये जो बेरोजगारी है सबसे ज्यादा किसको परेशान करती है? ये सबसे ज्यादा परेशान करती है सवर्ण वोटर को और मिडिल क्लास को,
क्योंकि वो सुख सुविधाओं का उसे आदत पड़ जाती है। ईएमआई पे मकान का लोन ले लेता है, कार पे और मोटरसाइकिल पे लोन ले लेता है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेज देता है। तो अगर उसकी वेतन वृद्धि नहीं होती है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है या उसकी कंपनी बंद हो जाती है, तो सबसे ज्यादा बोझ उसको पड़ता है, जो छोटे उद्योग वाला है। क्योंकि आप सर्वे करें, खुद सर्वे करें, मैंने जो सर्वे किया वो तो मैं आपके साथ रख रहा हूं, लेकिन अगर आप खुद सर्वे करेंगे, छोटी दुकानदारों से बात करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले 2014-2019 में ये जहां 80% वोट बीजेपी को करते थे, आज के तारीख में इनकी भी घटना जो संख्या है वो घटकर 40% हो गई है। तो सबसे बड़ा वोट बैंक अगर बीजेपी से हट के इंडिया अलायंस की तरफ आ रहा है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी है, 2014 में तो पूरा बिखरा हुआ विपक्ष था, 2019 में भी बिल्कुल बिखरा हुआ विपक्ष था। हाँ, ये जरूर था एसपी और बीएसपी का अलायंस हुआ था, लेकिन एसपी बीएसपी के अलायंस में भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। जो एसपी का वोटर है उसका 50% बीएसपी को वोट नहीं देना चाहता, और बीएसपी का जो 50% वोटर है वो एसपी के वोटर को वोट देना नहीं चाहता, उसको कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता, बल्कि बीजेपी को वोट देना चाहता है। तो जो एक केमिस्ट्री बनती है एसपी और बीएसपी के वोटर्स के बीच में, वो 2019 में नहीं बनी थी। लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 2024 में जो मुझे फीडबैक से पता चला, सैंपल सर्वे से पता चला, वो ये पता चला कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है और जो सपा का वोट बैंक है, वो आपस में एक दूसरे के प्रति वोट करने में समर्पित है। बहन जी ने बहुत कोशिश की, बहुत कैंडिडेट्स उनके ऐसे हैं जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया अलायंस का समर्थन करने का, सहयोग करने का प्रयास किया, जैसे मेरठ के अंदर किया, जैसे उन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर किया, कुछ जगहों में नहीं भी किया, अमरोहा में नहीं किया, सहारनपुर में नहीं किया। लेकिन क्योंकि जो वोट बैंक के डिवीजन होने का खतरा था, वो वोट बैंक को इतना ज्यादा आतंकित कर दिया है कि वो एकमुश्त होकर, जैसे विधानसभा चुनाव में सपा को पड़ा था, वैसे ही इस बार वो इंडिया अलायंस को पड़ रहा है। अच्छा, राहुल गांधी की पदयात्रा की वजह से जो एक मैसेज जाना था मोहब्बत का, उसकी वजह से जो अल्पसंख्यक था, जो डरा हुआ था, वो सपा को इसलिए ज्यादा वोट कर रहा है क्योंकि कांग्रेस उसके साथ, क्योंकि उसको राहुल गांधी की जो वो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वो ज्यादा प्रभावित कर रही है। और वोट बैंक अगर उसका बढ़ता तो बीएसपी में जाता है। उसने कहा अगर बीएसपी जीतने की स्थिति में नहीं है तो वोट क्यों खराब करना, इसको सपा और कांग्रेस के अलायंस में दो। तो एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, और इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी की वजह से जो बड़े स्टेट्स में हुआ है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप देखें, अमरावती के अंदर पिछली बार नवनीत राणा इंडिपेंडेंट जीती थी और बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उनके पति जो हैं वो अमरावती की ही एक विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस बार की परिस्थिति यह है वो तीसरे नंबर पे चल रही है। हरियाणा, मतलब इसका मतलब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, मतलब एक भी कोई स्टेट ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जहां पे किसी भी कारण से केमिस्ट्री जो है वो बीजेपी के पक्ष में चल रही। तो मुझे जो लग रहा है, जो पिछली बार के चुनाव हुए थे और इस बार का जो चुनाव है, अगर उसमें इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी को ध्यान में रख लिया जाए। अच्छा, एक चीज और मैंने नोट की, जो लोग पहले कांग्रेस को वोट करने वाले थे, जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें हार्डली कोई मुझे ऐसा मिला जो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को वोट दिया इस बार बीजेपी को वोट करने वाला है। लेकिन जब मैंने उन लोगों से बात की जो पिछली बार बीजेपी को वोट किया था, उनमें से कम 25% ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से दिया था, एक सपने की वजह से दिया था, एक गुजरात मॉडल की वजह से दिया था, एक सुंदर भारत की वजह से दिया था, 2 करोड़ नौकरियों की वजह से दिया था। उसमें से 25% वोट जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ आ गया। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ वोट्स है, इससे मुझे लगता है कम से कम 7-8% का वोट बैंक का गिरावट 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, जिसको मुझे लगता है। और क्योंकि ये वोट बैंक में गिरावट साउथ में तो हो नहीं सकती, क्यों, वहां तो बीजेपी स्ट्रांग है कि नहीं, वहां तो इतने वोट ही नहीं है उनके 5-7% के, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक में हो सकता है क्योंकि वहां उनका वोट बैंक है करीब 35-37% का। लेकिन अगर ये 5-7% का टोटल अगर सैंपल सर्वे लिया जाए और इसको नॉर्थ में केवल कंसंट्रेट कर दिया जाए, तो ये कम से कम
10% की गिरावट है। 10% की गिरावट होने का मतलब ये होता है कि इंडिया अलायंस और एनडीए का वोट बैंक नॉर्थ इंडिया में बराबर है। अगर विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करें, पिछली बार का राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, कर्नाटका का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, तो आपको पता चलता है कि पिछली बार जैसे 80% सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार 60% सीटें भी बीजेपी के लिए मिलना बड़ा मुश्किल है। तो 20% का सीटों का कम होने का मतलब यही है कि 220 से 230 सीटों पे बीजेपी जाके अटक जाती है। तो जो मेरा सैंपल, जो मैंने आपको बताया, जो मेरा तरीका है, सैंपल बहुत बड़ा नहीं है, 150-200 लोगों का है, लेकिन ये एक डाइवर्जेंट है सैंपल, हर स्टेट का है, उस क्लास का है जो एस्पिरेशनल क्लास होती है, जिसके सपने होते हैं, जो सोचता है, रिएक्ट करता है, खुश भी होता है, नाराज भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार, मुझे लगता है, बाकी 4 जून को पता चलेगा, जो होगा देखा जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा कि माननीय मोदी जी के लिए सत्ता में वापस आना और माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इंडिया अलायंस को सोचना पड़ेगा कि उसका मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसका कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन कौन मंत्री होंगे, लेकिन अभी से उसकी प्लानिंग करना न शुरू कर दें। ये केवल मैंने अंदाजा दिया है, जो मुझे लग रहा है। अभी से प्लानिंग शुरू कर देंगे और इलेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं पाएगा। तो अभी सारा जो ध्यान है, लेकिन जो सेल्फ गोल बीजेपी कर रही है, जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स भी लगातार करती चली जा रही है, जैसे आरएसएस ने भी साथ छोड़ दिया है, बीजेपी के नेताओं ने भी माननीय मोदी जी और शाह जी का साथ छोड़ दिया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को लीडर ऑपोजिशन कौन होगा, इसका विचार में शुरू कर देना चाहिए। नितिन गडकरी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे या राजनाथ सिंह होंगे, अगर ये लोग तीनों में चुनाव जीत जाते हैं। नितिन गडकरी जी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। लखनऊ की सीट राजनाथ सिंह की बहुत सेफ थी, लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार की घटनाक्रम हो रहा है और लखनऊ का जिस प्रकार से डेमोग्राफी है, उससे लगता है कि वहां पे रविदास मेहरोत्रा भी जीत सकते हैं। बट अभी मुझे लगता है राजनाथ सिंह जीत जाएंगे। नितिन गडकरी हार भी सकते हैं, अमित शाह हो सकता है जीत जाएं, क्योंकि अमित शाह हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लीडर अपोजिशन कौन होगा, कोठी बंगला किसको मिलेगा और मिनिस्टर का ओहदा किसको मिलेगा, इन 3 लोगों में निर्धारित होगा। और अभी जो परिस्थिति बन रही है, 2024 का चुनाव 2014 और 19 से बहुत अलग होगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, विपक्षी दल नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जनता लड़ रही है। जनता खुद प्रचार कर रही है, खुद वोट देने जा रही है, लाइन लगा के वोट दे रही है, और वो जनता ज्यादा वोट दे रही है जो ज्यादा संख्या में वोट देती है। इसकी वजह से, और जो एक निराशा है एक पक्ष में और एक पक्ष में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अभिलाषा है, इसके बीच में मुझे ऐसा लगता है जो मैंने हुआ ऐसा होगा। 4 जून को होगा कि नहीं होगा, वो निष्कर्ष निकालेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आभार और नमस्कार।